पीसी बिल्डिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में सोचते ही दिमाग में ये आता है कि अब बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है। बट हाँ, ये बात भी सही है क्योंकि आप एक स्मार्टफोन नहीं खरीद रहे जो 2 साल चलेगा, ये 5-7 साल आपका आराम से साथ देगा आप अगर आप इसमें ढंग से इन्वेस्ट करते हो। और इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक अच्छा पीसी बिल्ड कर सकते हो अपने प्राइस सेगमेंट के अंदर, अपने बजट के अंदर। 5 स्टेप्स में बताने वाला हूँ कि कैसे पीसी बिल्ड होगा, जिसमें मैं बजट डिसाइड करने से लेके पीसी को टर्न ऑन करने तक की सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। कौन सी गलतियां होती हैं और क्या क्या छोटी छोटे ट्रिक्स हैं जिनकी वजह से आप अच्छा पीसी बिल्ड कर सकते हो अपने बजट के अंदर। तो मेरा नाम है अक्षय, आप देख रहे हो थोड़ा ज़्यादा टेक। तो चलते हैं इस वीडियो के अंदर और देखते हैं कि कैसे आप अपना नेक्स्ट पीसी बिल्ड करोगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो वीडियो थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा है, ये भी थोड़ा छोटा है क्योंकि इसके अंदर मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन भरी है ये आपके काम आ सकती है बाद में जब आप चीज़ें खरीद रहे हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इस वीडियो को आप सेव करके रख लो और बाद के लिए बचा के रखो। जब आप इस जैसे जिस हिसाब से मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उस स्टेप के दौरान आप इस वीडियो को खोल के देख सकते हो और आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी जब आप वो कर रहे होगे। तो ये बात ध्यान में रखना कि इस वीडियो को आप सेव करके रख लो, क्योंकि अभी तो आप देख लोगे लेकिन बाद में वो चीज़ भूल जाओगे। तो ये वाला वीडियो आपका एक तरीके से जैसे वो चीट शीट होती है ना, जो आप इंटरव्यू या फिर किसी चीज़ पे जाने से पहले आप वो देखते हो, तो उस तरीके से ये वीडियो काम करेगी। तो इसको आप सेव करके रख लेना ताकि आपके बाद में काम आए। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि लैपटॉप लेना चाहिए या पीसी बिल्ड करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपकी कंफ्यूजन अभी ही दूर कर देता हूँ। ये सीन ऐसा है कि अगर आपको पोर्टेबिलिटी ओवर परफॉर्मेंस चाहिए, यानी आप कैरी करके ले जा सको, कहीं पे भी ऑन द गो काम कर सको, आपको परफॉर्मेंस हल्की सी कम मिल जाएगी तो ऐसा कोई दिक्कत ना हो, बट हर जगह ले जाके काम कर सको, तो आपको लैपटॉप चूज करना चाहिए। बट हाँ, आप चाहते हो कि जिस प्राइस में मैं ले रहा हूँ उस प्राइस में बेस्ट परफॉर्मेंस जो मिले वो आपको एक पीसी के अंदर ही मिलेगी। बट हाँ, लैपटॉप में भी ऐसा नहीं है कि आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं मिलेगी, परफॉर्मेंस लैपटॉप के अंदर भी मिलेगी। यू कैन बाय बेस्ट लैपटॉप इन योर बजट। पर यहाँ पर बात यह आती है कि पीसी के मुकाबले में थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस मिलती है आपको एक लैपटॉप के अंदर। कई बार ज़्यादा भी होती है डिफरेंस, कई बार कम भी होता है, बट लैपटॉप पे थोड़ी कम होती है परफॉर्मेंस और पीसी में ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको लैपटॉप लेना है या पीसी। और अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो तो मैं ऑलरेडी लैपटॉप बाइंग गाइड बना चुका हूँ पूरी, एक इससे पिछली वीडियो आई बटन पे आपको दिख रही होगी, जाके चेकआउट जरूर करना है और वहाँ पे आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा। अगर आपको जीरो नॉलेज भी है तब भी आप एक अच्छा लैपटॉप खरीद सकते हो अपने लिए, जिसपे आप कंप्लीटली अपना सारा काम कर सको। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका बजट। तो आपको बजट कैसे डिसाइड करना है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर 2 पॉइंट्स है जो आपको सबसे पहले ध्यान रखने हैं। पहला ये कि इसके अंदर आपको अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि आपको इसको 2 साल के अंदर ऐसा नहीं है कि चेंज करना है, ऐसा नहीं है कि ये स्मार्टफोन की तरह आप 2 साल के अंदर चेंज कर दोगे। हाँ, अपग्रेड जरूर कर सकते हो जिसके अंदर कुछ खास आपका एक्स्ट्रा वो नहीं लगेगा, मतलब एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। बट ये है कि आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट से आपको 5 से 7 साल बहुत सही तरीके से काम करेगा और उसके बाद भी आप अपग्रेड करके आराम से इसे चला सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो वो चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा बजट बनाना है। बजट थोड़ा आपका 6 महीने पहले बनाना पड़ेगा ताकि आप पैसे भी जमा कर सको और आप अच्छी खासी रिसर्च भी कर सको इस चीज़ के ऊपर। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि बजट थोड़ा बड़ा रखना है। और सेकेंड चीज़ ये कि इसको आप अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है तो आप काफ़ी जगहों पे कॉस्ट कटिंग भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको आज जो आपने स्पेक्स सोच के बैठे हो वो ही बनाना है, उस हिसाब से आपके पास पैसे नहीं है तो आप नहीं बना सकते। हाँ, बना सकते हो, जैसे कि आप रैम थोड़ी सी कम लगा सकते हो, मिनिमम 8 GB होती है, आपको 16 चाहिए तो आप अभी 8 लगा सकते हो, बाद में 16 कर सकते हो 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद जब भी आपके हाथ में पैसे हो। और वैसे ही आप स्टोरेज के साथ भी कर सकते हो। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखने की, कुछ कुछ जगहों पे कॉस्ट कटिंग हो सकती है जो आप थोड़े समय बाद अपग्रेड कर सकते हो, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, उस हिसाब से आपको बजट बनाना है। तो आप बेसिकली बजट के बारे में बात करते हैं तो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया मैंने लोगों को जो पीसी बिल्ड करते हैं। सबसे पहला, कोडिंग रिलेटेड काम जितना भी आपका, आप प्रोग्रामिंग करते हो, डेवलपिंग करते हो या हैकिंग वगैरह के अंदर हो, तो आपको पीसी बनाने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। मैं यही मान के चलूंगा कि आप लोग वो होगे जो अभी स्टूडेंट्स ही होंगे, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स है उन्हें पता है कैसे पीसी बनाना होता है। तो आप स्टूडेंट्स के लिए मैं बेसिकली यही बताऊंगा कि पीसी बनाने की जो स्टार्टिंग बजट होता है वो होता है 30,000। 30,000 से ऊपर में आप पीसी बिल्ड कर सकते हो, उससे नीचे में नहीं कर सकते। तो 30,000 तक का आपको अगर आप पीसी बिल्ड करना चाहते हो
तो वो बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ पीसी आएगा, जैसे कि आपको 8 GB की रैम मिल जाएगी, 1 TB के हार्ड डिस्क मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें। बट ये है कि वो आपका बहुत अच्छा पीसी नहीं होगा, बट हाँ आपका काम जरूर करके दे देगा एज अ पीसी। बट मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप 40 से 50 हज़ार की रेंज के बीच में आपको स्टार्ट करना चाहिए अपना पीसी बिल्ड। वरना अगर आप आगे जाना चाहते हो तो आप आगे भी जा सकते हो, बट मैं ये कहूँगा कि 50 से 60 हज़ार के बीच में आपको एक अच्छा खासा प्रोग्रामिंग के लिए पीसी मिल जाएगा। हाँ, उसको आप बाद में अपग्रेड कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे जैसे आप चीज़ें सीखते जाते हो, आपको थोड़ा आपको लोड बढ़ाना होता है तो आप रैम अपग्रेड कर सकते हो या फिर एक SSD लगा सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। बट अभी के लिए आपको 40 से 50 हज़ार में मैं आपको कहूँगा कि स्टार्टिंग है, और 50 से 60 हज़ार के बीच में आपका बजट कंप्लीट हो जाता है मैक्स टू मैक्स। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा तो आप और ज़्यादा भी कर सकते हो। बढ़ते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ, जो कि आ जाती है आपकी वीडियो एडिटिंग की कैटेगरी। तो वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, जितना भी कंटेंट क्रिएशन टाइप का आपका काम है, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम आप 50 हज़ार के एक बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ही आप एक ढंग की एडिटिंग कर पाओगे और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो मैं कहूँगा 50 हज़ार से आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए, और 70-80 तक के बीच में आप अपना पीसी बिल्ड कर सकते हो। देखो एक बात बताऊं, अगर आप कंटेंट क्रिएशन में तो आपको एक ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ेगी, और ग्राफिक कार्ड आपको 70 हज़ार से नीचे के किसी भी बिल्ड में देखने के लिए नहीं मिलेगा, बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि ग्राफिक कार्ड की कंडीशंस आज की डेट में सबको पता है। बट हाँ, एक तरीका और है जिससे आप थोड़े लो बजट में 50 हज़ार के बजट के अंदर भी आप एक अच्छा एडिटिंग पीसी बना सकते हो, और वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। और जो थर्ड कैटेगरी है गेमिंग, तो देखो ये वाली जो कैटेगरी है वो बिल्कुल ही ऐसी है कि ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे स्पेक्स रखने हैं, कैसा आपको वो रखना है। बट एक रेफरेंस के लिए अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि 30 हज़ार वाला पीसी भी गेमिंग करके देगा, और 1 लाख वाला पीसी भी। बट अगर आप नॉर्मल पीसी गेम्स खेलना चाहते हो, जैसे कि जो पुराने टाइटल्स है, जैसे 2013-14 के, जैसे GTA 5 या फिर कुछ उस टाइम के गेम्स, तो वो आप आराम से 50 हज़ार के पीसी के अंदर चला सकते हो। 1080p 60 FPS में बहुत आराम से चल जाएगा। बट अगर आप थोड़े नए टाइटल्स खेलना चाहते हो, मीडियम सेटिंग्स वगैरह पे आपको आराम से चल जाए, तो आपको कम से कम 70 से 80 हज़ार का एक बिल्ड करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो। हाँ, फुल ग्राफिक्स पे आप नहीं खेल सकते, हाई ग्राफिक्स पे नहीं खेल सकते, वो कम से कम आपको 1 लाख के ऊपर जाना पड़ेगा उसके प्राइसिंग के लिए। बट हाँ, काफ़ी हद तक आपकी गेमिंग हो जाएगी बिना किसी दिक्कत के, तो ये चीज़ है। तो आई होप आपको बजट के बारे में तो समझ आ गया हो। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि आपको इसके अंदर विंडोज़ को भी इंक्लूड करना पड़ेगा बजट के अंदर, फिर लास्ट मोमेंट पे आपको याद नहीं रहता, तो वो चीज़ का ध्यान रखना कि आपको बजट के अंदर विंडोज़ भी इंक्लूड करनी है। तो ये हो गई बजट की बात। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है रिसर्च। अब रिसर्च कैसे करनी है मैं पहले बता दूं। इस वाले पॉइंट को मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इस वाले पॉइंट के ऊपर पूरी ही मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो इस वीडियो के बाद आएगी। तो उस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डिटेल में समझ आ जाए एक एक कॉम्पोनेंट के बारे में कि कैसे एक एक कॉम्पोनेंट कौन कौन सा सिलेक्ट करना है आपको अपने बजट के हिसाब से। तो वीडियो को भी सेव कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, तो ध्यान रखना। बट अभी के लिए मैं आपको सारे कंपोनेंट्स के नाम बता देता हूँ जो जो आपके पीसी बिल्डिंग में यूज़ होने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जिनके बिना पीसी भी नहीं चलेगा, और कौन कौन से एक्स्ट्रा हैं जो काफ़ी सारे लोगों को ज़रूरत पड़ती है पीसी बिल्ड के बाद, तो मैं वो बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले CPU, यानी आपका प्रोसेसर। सेकेंड चीज़ जो होती है वो आपका GPU ग्राफिक कार्ड। थर्ड चीज़ होती है आपका मदरबोर्ड। उसके बाद आती है आपकी मेमोरी यानी आपकी रैम। उसके बाद आती है आपकी स्टोरेज, और उसके बाद आता है आपका PSU यानी पावर सप्लाई यूनिट, जिसके बिना आप ऑन नहीं कर सकते। मतलब ये सारी चीज़ें जितने भी बता रहा हूँ इनके बिना आप ऑन नहीं कर सकते अपने पीसी को। एक आती है आपका कैबिनेट, जो मतलब जिसके अंदर आप पूरा इसको असेंबल करने वाले हो। उसके बाद आता है कीबोर्ड और माउस, चलाओगे कैसे कीबोर्ड और माउस के बिना। और उसके बाद लास्ट में आता है आपका मॉनिटर। तो ये तो हो गई आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं जिनके बिना आपका पीसी ऑन ही नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये सारी आपकी बेसिक चीज़ें हैं, इनको डिटेल में मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हैं आपके स्पीकर्स हो सकते हैं, हेडफोन्स हो सकते हैं, वाईफाई अडेप्टर जिससे आप वायरलेस कनेक्शन आप कर सकते हो अपने वाईफाई के साथ, और UPS हो सकता है, आपका माउस पैड हो सकता है। तो इन सब के बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूं, तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ये वाला पॉइंट हम इतना ही रखते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो सीधा हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है शॉपिंग।
अब शॉपिंग का मतलब मेरा ये है, शॉपिंग से मेरा मतलब ये है कि आप शॉप कहाँ से करने वाले हो। तो देखो यहाँ के दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो ऑफलाइन मोड से खरीदो या ऑनलाइन मोड से खरीदो। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप आपका ये फर्स्ट बिल्ड है तो आपको ऑनलाइन मोड से ही खरीदने चाहिए। ऑफलाइन मोड में क्या दिक्कत है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब आप ऑफलाइन मार्केट के अंदर जाते हो तो काफ़ी सारे आपको सेलर्स ऐसे मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे बेचेंगे। क्योंकि आप नए हो इसलिए वो आपको पागल बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो हो सकता है आपको कि जो आपका काफ़ी सस्ता पीसी आपको मिल सकता था वो काफ़ी महंगा पड़ जाए। तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि आप ऑनलाइन खरीदो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि जितनी भी वेबसाइट से आप मंगाते तो कोई भी डैमेज पीस आता तो वो रिटर्न हो जाता है। और हाँ, कुछ वेबसाइट की भी मैं रिकमेंडेशन दे देता हूँ। आप अमेजोन से मंगा सकते हो, बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है, आप सभी जानते हो, सभी शॉपिंग करते हैं उससे। तो आप अमेजोन से मंगा सकते हो जहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स मिल जाएंगे किसी भी पीसी के। और उसके बाद जो है फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो। फ्लिपकार्ट से बेसिकली आप अपने कीबोर्ड, माउस, हेडफोन, स्पीकर्स, मॉनिटर, ये जो बाहर वाली चीज़ें हैं वो सब मंगा सकते हो। कैबिनेट के अंदर जो जो चीज़ें लगने वाली हैं वो आपको फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलेंगी। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने अपना मॉनिटर फ्लिपकार्ट से खरीदा था तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा था मुझे। और इसके अलावा कुछ बेसिक डेडिकेटेड कंप्यूटर वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ कंप्यूटर पार्ट्स ही बेचती हैं। तो मैं उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहली आ जाती है आपकी एमडी कंप्यूटर्स, बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है। मैंने भी सारे कंपोनेंट्स, सारे तो नहीं, कुछ कंपोनेंट्स मैंने यहाँ से मंगाए थे, कुछ अमेजोन से, और जैसा कि मैंने बताया मॉनिटर मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक एमडी कंप्यूटर्स है, एक वेदांत कंप्यूटर्स है और एक प्राइम एबीजी भी है। तो इन तीनों के लिंक्स तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अमेजोन और आप फ्लिपकार्ट को जानते ही हो, तो इन तीनों से मैंने खुद मंगाए हैं। तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं। तो आप इनमें से किसी से मंगा सकते हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। और अमेजोन से भी मंगा सकते हो। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ना चीज़ें कंपेयर करनी पड़ेंगी जब भी आप खरीदने जाओगे। मान लो आप मदरबोर्ड लेने जा रहे हो, आप मदरबोर्ड कैसे सिलेक्ट करोगे वो तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बट मदरबोर्ड के लिए आपको प्राइसिंग कैसे देखनी है, आपको देखना है सेम जैसे मान लो आपने एक मदरबोर्ड सिलेक्ट कर लिया, परफेक्ट मदरबोर्ड आपके लिए, फिर आप अमेजोन पे जाके देखो, उसी को एमडी कंप्यूटर्स पे अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके देखो, जहाँ सस्ता पड़ रहा है वहां से मंगाओ। इसी तरीके से आपको काफी कम प्राइस पे पड़ सकता है पूरा पीसी, क्योंकि थोड़ा थोड़े कंपोनेंट्स आपको अलग अलग वेबसाइट से मंगाने पड़ेंगे, तभी आपको ये थोड़ा सा कम प्राइस पर पड़ेगा। काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग हो सकती है यहाँ से, तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका असेंबली। अब असेंबली में कोई सच इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। सुनने में, देखने में भी ऐसा लगता है कि कितना मुश्किल टास्क है, बट उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। क्योंकि इतनी, देखो मेरा फर्स्ट बिल्ड था और मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ देख चुका था पीसी बिल्ड के ऊपर, और 6 महीने का टाइम जैसे मैंने आपको बोला आपको लगाना पड़ेगा रिसर्च के अंदर। तो आप इतनी वीडियोज़ देख लोगे कि आपको मतलब जब लगाने बैठोगे तो आपको लगेगा कि भाई कितना आसान है ये। तो कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है आपको, देखो पहले तो कोई वायर्स लगानी नहीं होती। जो वायर्स लगानी होती है जैसे सीपीयू फैन की वायर आपको सीपीयू फैन के स्लॉट में लगानी होती है, तो वो उसके ऊपर लिखा होता है मदरबोर्ड के ऊपर कि यहाँ सीपीयू फैन की वायर लगेगी, वहाँ लग जाएगी। और काफ़ी सारी वायर्स ऐसी भी होती हैं जो उसी शेप की होती है जिस टाइप का पोर्ट होता है उसके अंदर, मदरबोर्ड के अंदर, तो वो लगेगी उसमें, तो आपको दिख ही जाएगा। मेन दिक्कत आती है आपको पीएसयू की वायर्स, यानी आपकी पावर सप्लाई यूनिट की जो वायर्स होती हैं, वो काफ़ी सारी वायर्स होती हैं और उनको लगाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। वो काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, जिसको एज सच कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सारी एक जैसी शेप की ही होती हैं। बट इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कुछ कुछ जो आपकी वायर्स है वो कैसे लगानी है। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे 24 पिन कनेक्टर है, तो इसका कनेक्टर तो इतना बड़ा होगा कि आपको पता ही लग जाएगा कहाँ लगना है। जैसे USB 3 है, ये सबसे अलग है, ये भी आपको पता ही लग जाएगा कहाँ लगाना है। बट ऐसी वायर्स जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग होती है क्योंकि सब इसमें सेम ही होते हैं, 8 पिन वाले कनेक्टर्स होते हैं, तो इसमें वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि ऐसे काम करना है। तो मैं ये समझाता हूँ कैसे लगाना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस थोड़ा सा पढ़ लेना है कि कहाँ पर क्या लिखा है। जैसे कि ये वाली वायर के नीचे देखो JUSB लिखा है, और अगर आप इस कनेक्टर को देखोगे, आपको इसमें तो नहीं दिख रहा होगा, बट आप कनेक्टर को जब देखोगे तो उस पर USB लिखा होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे USB वाला कनेक्टर को यहाँ पे लगाना है। अब इस वाले के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 8 कनेक्टर्स लगे हुए हैं इस वाले पोर्ट के ऊपर, और नीचे इसका नाम भी लिखा हुआ है JFP1, जो कि थोड़ा सा विजिबल नहीं है इस वाली फ़ोटो के अंदर, बट मतलब वहाँ पर वही लिखा है, बट मैंने उसको थोड़ा सा ढक दिया है, बट कोई बात नहीं। अब ये JFP1 के लिए जो गाइडलाइंस है, अब ये एक एक पिन कहाँ पे कौन सी लगानी है, उल्टी सीधी ना लग जाए, उसके लिए आपको गाइडलाइंस भी दे रखी है JFP1 ऊपर।
ऐसा हर मदरबोर्ड पे होगा, आप चेक कर लेना। किसी भी मदरबोर्ड पे आप नया मदरबोर्ड लोगे उस पर सब में लिखा होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ये पहली वाली पिन के अंदर आपकी पावर एलईडी का पॉजिटिव लगेगा। तो ये जो यहाँ पे ऊपर लगाया हुआ है कनेक्टर, अब आप इस कनेक्टर को देख सकते हो, ये पहला वाले कनेक्टर के ऊपर लिखा होगा पावर एलईडी का पॉजिटिव, इसलिए मैंने उसको वहाँ पे लगा दिया। ऐसे ही सेकंड में पावर एलईडी का नेगेटिव, उसके बाद पावर स्विच का पॉजिटिव, फिर पावर स्विच का नेगेटिव। तो इसी तरीके से आपको गाइडलाइंस दे रखी है, इसी तरीके से आपको काम करना है। बट इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि ये लास्ट में रीसेट वाला दे रखा है, इसमें एक माइनस का है और एक प्लस का है। जो इसका कनेक्टर होता है उस पर लिखा नहीं होता माइनस वाला कौन सा है या प्लस वाला कौन सा है। तो अगर ऐसा किसी भी स्विच में होता है, किसी भी कनेक्टर में होता है कि आपका लिखा नहीं पॉजिटिव कौन सा है नेगेटिव कौन सा है, तो आप उसको कहीं पे भी लगा सकते हो। मतलब पॉजिटिव को इधर लगा सकते हो या नेगेटिव को इधर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम आपका हो जाएगा। और यही होता है जो मेन होता है, जिसकी वजह से आपका लास्ट में पीसी ऑन नहीं होता। मेरा भी यही वाला था, मैंने इसको इस वाले की जगह इस वाले में लगा दिया था। तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चीज़ों को पढ़ के करोगे तो काम आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब आप इस वाले को देखो, जैसे इसके ऊपर AUD लिखा है तो इस पर ऑडियो वाली लिखेगी, जिसके ऊपर ऑडियो लिखा होगा AUD लिखा होगा, तो बस इजी है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि PSU काफ़ी सारे ऐसे आते हैं जो आपके इंडियन प्लग्स के अंदर नहीं लगेंगे। तो आप अगर आप UPS भी खरीद रहे हो तो UPS के अंदर भी उसका वो वाला सॉकेट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा एक प्लग खरीद लेना है। ये 20-30 रुपये का मिलेगा आपको मार्केट के अंदर, और जो PSU का प्लग है वो इसके अंदर लग जाएगा और ये आपके डायरेक्ट प्लग के अंदर लग जाएगा, तो आपका PCU ऑन हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि इसे खरीद लेना, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मेरे को पता चला और मुझे लिटरली मार्केट में ढूंढना पड़ा कहाँ मिलेगा ये। वैसे तो किसी भी शॉप पे मिल जाएगा इलेक्ट्रीशियन की, तो ये चीज़ आप ढूंढ लेना। तो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में। अब लास्ट पॉइंट क्या है, वो है आपके PC को टर्न ऑन करना। टर्न ऑन करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। देखो, असेंबली अगर आपने कर ली ना तो टर्न ऑन भी आप कर ही लोगे। अब हार्डवेयर पार्ट हो गया तो सॉफ्टवेयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे ही आप PC ऑन करोगे आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। ये बेसिकली आपकी बायोस है, थोड़ी अलग भी हो सकती है। तो ये आपके मदरबोर्ड के बायोस शो हो रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, और कुछ शो नहीं होगा। एग्जिट करोगे तो बंद हो जाएंगे, आपका PC बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी एक पेन ड्राइव क्रिएट करनी है विंडोज़ 10 की, और आपको विंडोज़ 10 इंस्टॉल करनी है। फिर आप 11 पे भी अपग्रेड करना चाहो तो बाद में कर सकते हो, बट पहले आपको विंडोज़ 10 इंस्टॉल करनी है। डायरेक्टली 11 भी इंस्टॉल कर सकते हो, उसका भी कोई इशू नहीं है। उसकी आप एक पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हो। वो सारा प्रोसीजर अगर आपको समझना है तो उसके मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आई बटन पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। पूरी विंडो 10 की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है वो मैंने उसमें बता रखी है। सेम विंडो 11 का भी प्रोसीजर है। बस आपको जहाँ पर मैंने उसमें बताया विंडो 10 और डाउनलोडिंग के लिए आपको सर्च करना है, वैसे ही आपको वहाँ पे विंडो 11 सर्च कर दोगे तो आपको विंडो 11 की फाइल मिल जाएगी। तो वो चीज़ आप उस वीडियो के अंदर देख लेना, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो ऑन हो जाएगा। बट एक चीज़ यहाँ पर है कि आपका PC टर्न होने के ना होने के एक चांस हो सकता है। वो वाली वायर है जो अभी मैंने पिछले पॉइंट में आपको एक वायर बताई थी, जो सबसे छोटी छोटी वाली वायर्स है, वो हो सकता है आप गलत सॉकेट में लगा दो, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया। ये बस सिर्फ यहीं पर आपको दिक्कत आएगी PC ऑन करने के अंदर, और कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। बस ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो PC बिल्डिंग से रिलेटेड, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आप नेक्स्ट वीडियो देख सको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।